हेलो। तो आयनिक कंपाउंड्स में हम फर्दर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ये तीन: लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड पोलराइजेशन इन आयनिक कंपाउंड, या जिसे हम फजान्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो सबसे पहला आपका लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी। अच्छा, अब जो 11th के स्टूडेंट हैं वो एंथैल्पी के बारे में इतना नहीं जानते। हालांकि पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ते हुए, चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हुए आते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है एंथैल्पी का। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है मैं एक बार बता दूं। तो आप लोग इसे एनर्जी मान के चलो। एंथैल्पी को आप क्या मान के चलो? एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी एनर्जी एक ही बात है। तो लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, इसको मैं ऐसे बोल दूंगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच लैटिस। ठीक है, ठीक है। क्या होती है लैटिस एंथैल्पी? देखो, इसकी दो डेफिनेशन मैं यहां पर लेता हूं। सबसे पहले, इट इज एंथैल्पी चेंज। पहले डेफिनेशन में ले रहा हूं एनर्जी रिक्वायर्ड वाली। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ, दिख रहा है? टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ सॉलिड ionic compound completely into its constituent gaseous ions। तो ये क्या है? इट इज एंथैल्पी चेंज या एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। सेकंड डेफिनेशन, इट इज एंथैल्पी चेंज या कहें कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड ionic compound is formed from its constituent gaseous ions। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है। अब मतलब समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि ये आपका NaCl है और आपने इसको तोड़ना है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में। ये कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे वो मिलके बना हुआ है। NaCl किससे बना हुआ है? Na प्लस एंड Cl माइनस से। तो 1 मोल NaCl सॉलिड को ब्रेक करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट करना है। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तोड़ने के लिए तो एनर्जी रिक्वायर्ड ही होती है। तो यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। ठीक है, ठीक है। इसमें पर मोल की बात चलती है। एंथैल्पी के केस में हम इसको बोल देंगे लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। अब चूंकि इसमें एनर्जी चाहिए तो ये कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है ये? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गई ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, अब इसी को मैं इस डेफिनेशन से समझाता हूं।
1 मोल NaCl बनना है। क्या बनना है? 1 मोल NaCl बनना है। किससे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आयन से। 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस आयन से। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, ऑब्वियसली क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज होती है यही क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। जितनी एनर्जी, देखो ये दोनों सेम है, यहां पर ये एनर्जी आ रही है, मान लो x किलो जूल आ रही है, तो यहां पर ये एनर्जी जा रही है, कितनी? x किलो जूल ही जा रही है। एंथैल्पी के केस में इसको क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। लेस देन 0 का मतलब ये है कि ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आपकी यहां पर मान लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैटिस बीच में भी ऐसे डाल सकते हो, डेल्टा एच लैटिस लिख दो या डेल्टा लैटिस एच लिख दो। अगर यहां पर ये x किलो जूल पर मोल है, किसमें? इस पहली वाली डेफिनेशन में अगर ये x किलो जूल पर मोल है, तो दूसरी वाली डेफिनेशन में ये -x किलो जूल पर मोल होगा। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, बस आपने क्या कर दिया? रिएक्शन को उल्टा कर दिया। ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये एंथैल्पी वाली चीज क्लियर होगी। मैं फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ एंथैल्पी वाली चीज। देख लो एक बार, एंथैल्पी डेल्टा एच, ये डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? जब भी आपका लिखा हो ना डेल्टा एच किसी रिएक्शन के लिए, तो उसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी से अभी आप जो मतलब है वो एनर्जी लेके चलो, ठीक है, बाकी इसकी डिटेल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन लिखी हुई है A प्लस बी और C प्लस डी, ठीक है, तो आपसे कहा कि इस रिएक्शन की डेल्टा एच बताओ, तो आप क्या कहोगे? प्रोडक्ट कौन है? C एंड D, तो एंथैल्पी ऑफ C प्लस एंथैल्पी ऑफ D। ठीक है, ये तो हो गया प्रोडक्ट की एंथैल्पी। प्रोडक्ट यानी कितनी एनर्जी C के पास है, कितनी एनर्जी D के पास है, वो लिख दिया। माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कितनी एनर्जी A के पास है प्लस कितनी एनर्जी B के पास है। ये क्या होता है? रिएक्शन एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज। रिएक्शन एंथैल्पी है तो डेल्टा RH भी लिख सकते हैं। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में आएगी, तो इसे कहते हैं एंथैल्पी चेंज। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो इस केस में डेल्टा एच दो तरीके के होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। फिर ये मैं टॉपिक से भटक रहा हूं, कोई बात नहीं, भटकने दो। जो जानते हैं वो फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ा लेंगे, जो नहीं जानते वो देखते जाओ। मैं थोड़ा सा डेल्टा एच के बारे में बात कर रहा हूं। आप लोग यहां तक लिख लो, लिख लिया? ठीक है। अब प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, हम थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस या ड्यूरिंग रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो अगर कोई ये रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप डेल्टा एच की बात करोगे तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगा। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट था। अब रिएक्टेंट में एनर्जी ऐड हुई तब जाके प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तब जाके क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर रिएक्टेंट जितनी एनर्जी भी है, साथ में ये ई एनर्जी इसमें ऐड होगी। तो आप इस प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस ई, तभी तो जाके प्रोडक्ट बना है। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया आपका, डेल्टा एच कितना आ गया, ई आ गया। या मान लो 10 किलो जूल है तो यहाँ 10 किलो जूल लिख दो, या 20 किलो जूल आई है 20 किलो जूल लिख दो, या 50 कैलोरी आई है 50 कैलोरी लिख दो। कहने का मतलब है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। मान लो इस दौरान आपकी 100 जूल एनर्जी आती तो आप इसको डेल्टा एच क्या लिखते, 100 जूल लिख देते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये होता है कि मान लो ये रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जा रहा है तो रिएक्टेंट में से जब कुछ एनर्जी रिलीज होती है तब जाके क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच देखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में से ई एनर्जी बाहर हो गई तभी प्रोडक्ट बना। तो इस एच प्रोडक्ट को आप क्या लिख सकते हो, रिएक्टेंट में से जब ई निकल गया तभी तो ये प्रोडक्ट बना। सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, माइनस ई आ गया। तो यानी डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे प्रोसेस होते हैं, जिनमें एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस। और आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस इतना ध्यान रखना। मान लो यहां पर 200 जूल एनर्जी रिलीज हुई है तो आप क्या लिख दोगे, डेल्टा एच माइनस के 200 जूल लिख दोगे। ठीक है, बस इतना सा आप ध्यान रखो। क्लियर। अब वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, मैं इसे मिटाता हूं। डिटेलिंग थर्मोडायनामिक्स में आएगी, ये शॉर्टकट में मैंने बता। अब आपसे मैंने कहा कि आप से मैंने कह दिया, शो द रिएक्शंस फॉर डेल्टा एच लैटिस ऑफ CaCl2, शो दी बोथ रिएक्शन। बोथ मतलब इस डेफिनेशन वाले भी और इस डेफिनेशन वाले। किसके लिए, कैल्शियम क्लोराइड के लिए और किसके लिए लिख दो आप, Mg3N2 के लिए। इन दोनों के लिए आपको रिएक्शन लिखनी है इन दोनों डेफिनेशन के बेस पे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं CaCl2 के लिए। पहली डेफिनेशन ये वाली कि इसमें 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड, कितना ले लिया आपने, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड ले लिया।
तो ये है एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस मतलब कैल्शियम +2 से मिलके बना है और ये 2 Cl- से मिलके बना है। तो इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी ऑफ CaCl2। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन और यहां लास्ट में क्या लिख दोगे, डेल्टा H लैटिस ऑफ CaCl2। तो इस दौरान ये जो एनर्जी आई है यही क्या है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ CaCl2। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन देखो, ये वाली। अब आपको कुछ नहीं करना, ये उल्टा कर देना है। क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज या एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हेन 1 मोल ऑफ solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ions। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप क्या कहोगे, लैटिस एनर्जी ऑफ CaCl2। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड इन वाइज ये दोनों सेम है। अगर यहां मान लो 500 किलो जूल आ रही है एनर्जी, तो यहां 500 किलो जूल एनर्जी जाएगी, सेम। और इसे ही आप क्या कहोगे, डेल्टा H लैटिस ऑफ CaCl2। फर्क यह है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्लियर, क्लियर। तो मान लो अगर ये आपकी x किलो जूल पर मोल है, तो ये क्या होगी आपकी -x किलो जूल पर मोल। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक चीज और बता देता हूं, डेल्टा H लैटिस ऑफ CaCl2, अगर आप इसको शो करना चाहते हो प्रॉपर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में, तो क्या लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम +2 +2 इंटू एंथैल्पी ऑफ Cl-, ये तो हो गया प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की कितनी होगी, एंथैल्पी ऑफ CaCl2। ये क्या है आपकी लैटिस एंथैल्पी ऑफ CaCl2। क्लियर है। इसका मतलब इन आयंस के पास ज्यादा एनर्जी है, इस यहां पर टोटल एनर्जी ज्यादा है बजाय यहां के। ठीक है, और अगर ये लिख रहे हो तो आप इसको उल्टा लिख देना। कैसे लिख दोगे, एंथैल्पी ऑफ CaCl2 माइनस ठीक। चलो अब एक और डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं Mg3N2 के बेस पे। यहां पर देखो ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है। अब मैं लिख लेता हूं मैग्नीशियम नाइट्राइड के लिए। आई होप यहां तक चीज क्लियर है। अभी डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। अब आपको ये लिखना है 4 मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। Mg3N2 सॉलिड का 1 मोल, और आपने इसको डिसोसिएट करोगे जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयंस में, तो Mg+2 एंड N-3, यहां पर लगा दोगे 3 और यहां पर लगा दोगे 2। तो इस 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी यहां पर आएगी वो क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी ऑफ Mg3N2। ठीक है, ठीक है। और इसे ही आप क्या कहोगे, लैटिस एंथैल्पी ऑफ Mg3N2। कैसा प्रोसेस होगा ये, एंडोथर्मिक। अब सेकंड डेफिनेशन में क्या करोगे, इसको जस्ट उल्टा कर दोगे, 3Mg+2
गैस गैस प्लस 2 n-3 गैस। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ions। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यही कहलाएगी लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम है, बस ये जो प्रोसेस होगा ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। और अगर इसको प्रॉपर लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ mg प्लस 2 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ n-3, ये तो हो गया प्रोडक्ट, माइनस H मतलब एंथैल्पी। अभी आपके लिए एंथैल्पी और एनर्जी सेम चीज मान के चलो। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन। अब बात करते हैं कौन से फैक्टर्स लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो लिखो यहां पर, मैं मिटाता हूं। अब देखते हैं कौन से फैक्टर्स लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। देखो, हम जब कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, तब हम वहां पर टर्म पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। जब आयनिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो हम यहां पर कौन सी टर्म पढ़ते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। आयनिक कंपाउंड के लिए क्या यूज करते हैं, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये एक तरीके से आयनिक कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी ही है। ठीक है, ठीक है। जब आयन फॉर्म में है और वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉन्ड बना आयनिक बॉन्ड, तो एनर्जी रिलीज हुई। और जब आप उस आयनिक सॉलिड को वापस से ब्रेक करना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी बेस पे क्या हुआ ये प्रोसेस, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या है, एक्चुअली इनकी बॉन्ड एंथैल्पी है। कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड में लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, तो देखो, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस Q प्लस Q माइनस R प्लस प्लस R माइनस। ये Q प्लस Q माइनस क्या है, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन एनायन। Q प्लस क्या है, चार्ज ऑन केटायन, और Q माइनस क्या है, चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, ये क्या है, रेडियाई ऑफ केटायन, और ये क्या है, रेडियाई ऑफ एनायन। और ये क्या है, R प्लस प्लस R माइनस, ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बिटवीन केटायन एंड एनायन। ठीक है, केटायन और एनायन के बीच की दूरी। तो लैटिस एंथैल्पी जो है वो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैटिस एंथैल्पी एक तरीके से आप इसको पोटेंशियल एनर्जी मान के चलो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आप लोगों ने फिजिक्स में अभी तक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, 11th वालों ने शायद अभी तक नहीं पढ़ी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है KQ1Q2 अपॉन R। R मतलब चार्ज के बीच की दूरी। अगर ये दो चार्ज है ना, लेट से Q1, और ये दूसरा चार्ज है लेट से Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो लेट से R है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, KQ1Q2 अपॉन R। ठीक है, सेम ऐसे ही हम यहाँ केटायन एनायन लेकर के चल रहे हैं। केटायन को बोल रहे हैं Q प्लस और एनायन को बोल रहे हैं Q माइनस। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, एक मिनट,
ये ऐसे रहते हैं थोड़ा सॉलिड में चिपक के, ये Q प्लस, ये Q माइनस, यहां तक रेडियस है R प्लस और यहां तक रेडियस है R माइनस, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? R प्लस प्लस R माइनस। ठीक है, ऐसे थोड़ा चिपक के बनाओ इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप ये चीज क्लियर हुई पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही। तो कहने का मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। आप यहां तक लिखो, फिर मैं मिटाता हूं। तो कौन कौन से दो फैक्टर हो गए? चार्ज ऑन आयंस और दूसरा साइज ऑफ आयन। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q प्लस Q माइनस। दोनों में से, कैटायन और एनायन में से किसी का भी चार्ज बढ़ेगा या दोनों का बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? वो इसलिए बढ़ेगी कि चार्ज ऑन आयंस जितना ज्यादा होगा, उन आयंस के बीच में, आयंस क्या है यहां पर? ऑपोजिट है, ऑपोजिट चार्ज है, कैटायन एनायन। तो जितना चार्ज बढ़ेगा आयंस पर, उतना ही उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और यहां पर एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी सॉलिड के बनने में, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? लैटिस एंथैल्पी होगी। तो लैटिस एनर्जी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, ओके। और वहीं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, साइज ऑफ आयंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, आयंस के बीच की दूरी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वो आयंस जब मिलेंगे, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होगी। और यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, भाई वन ऑफ द डेफिनेशन में एनर्जी रिलीज की बात करी है मैंने। तो जितनी कम एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही कम क्या होगी? लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है भाई, जितनी ज्यादा दूरी होगी आयंस में, उतनी ही कम क्या होगी? उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना कम अट्रैक्शन होगा, उतना कम लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाता हूं, ऑर्डर से। तो यहां पर लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये दो याद। देख, क्वेश्चन है, गिव ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी फॉर फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड। पहला LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। दूसरा NaF, NaCl, NaBr, NaI।
तीसरा NaCl, एक मिनट सेकंड पीरियड का भी ले लेता हूँ, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BeCl2, NaCl, MgO, अब आपको इसमें लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, ठीक है, चल करते हैं। अगर आप इसमें गौर करोगे तो इन सब पे हमको कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखना है, हमको चार्ज और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर चार्ज की बात करोगे तो यहां पर सब पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 चार्ज तो सेम है, यानी अब हम चार्ज से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर किससे चेक करेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में हमारे पास कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस होती है। अगर आप गौर करोगे तो एनायन तो सेम है, तो एनायन की रेडियस तो बदलेगी नहीं, बदलेगी क्या, कैटायन की रेडियस, क्योंकि कैटायन अलग अलग है। तो अगर आप गौर करोगे तो लैटिस एंथैल्पी यहां पर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, कैटायन की रेडियस पे, क्योंकि सिर्फ वही एक फैक्टर है जो चेंज हो रहा है। तो कैटायन की रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी और वैसे वैसे लैटिस एंथैल्पी कम होगी। तो कैटायन की रेडियस कहां बढ़ रही है, अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है, ठीक है, सेम ग्रुप में। तो जैसे जैसे बढ़ेगी लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या कारण है, क्योंकि कैटायन की रेडियस बढ़ रही है इसलिए लैटिस एंथैल्पी कम हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, ओके। सेकंड, अब यहां पर गौर करोगे तो अगेन चार्ज तो सेम है, चार्ज में तो कोई दिक्कत नहीं। अब रेडियस की बात करें तो कैटायन भी सेम है, तो कैटायन की रेडियस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, तो वो डिपेंड किस पर करेगा, एनायन की रेडियस पर। एनायन की रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी, एनायन की रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी लैटिस एंथैल्पी वैसे वैसे कम हो जाएगी। तो इधर जाओगे तो FCl Br एनायन की रेडियस धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है तो लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी। यानी इधर जब हम गए हैं तो एनायन की रेडियस बढ़ी है तो इसलिए लैटिस एंथैल्पी कम हुई है, ठीक है। एनायन की रेडियस बढ़ी है तो लैटिस एंथैल्पी कम हुई है इधर जाने पर, ओके। और हाँ, अब इधर आ जाओ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अगर आप गौर करोगे चार्ज में तो ये +2 ये -1, ये +2 ये -1, ये +2 ये -1, ये +2 ये -1, ठीक है। तो चार्ज तो बदल ही नहीं रहा, तो चार्ज तो सभी का सेम है, तो चार्ज से आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो किससे करोगे आप, एनायन भी सेम है, एनायन की रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो किस पर डिपेंड करेगा, कैटायन की रेडियस पे। तो जैसे जैसे कैटायन की रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कैटायन की रेडियस बढ़ी तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हुई। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर यहाँ पर
बेरिलियम क्लोराइड आना चाहिए, BeCl2। मैंने वो जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि फजान्स रूल में हम एक बात सीखेंगे, जो BeCl2 होता है ना, ये आयनिक होता ही नहीं कंपाउंड, ये डोमिनेंटली कोवेलेंट होता है। कैसा कंपाउंड होता है? कोवेलेंट। तो अगर मैं यहां पर रखूंगा इस BeCl2 को, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी ही सबसे ज्यादा आएगी, अकॉर्डिंग टू जो हमने यहाँ पर फैक्टर्स के बारे में बात करी है। ठीक है, तो सबसे अच्छा आयनिक, ऐसा लगेगा कि तो बहुत अच्छा आयनिक कंपाउंड है, इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई है, बट एक अलग फैक्टर इसको क्या बनाता है? कोवेलेंट बनाता है। इसलिए मैंने बेरिलियम क्लोराइड लिखा ही नहीं। ठीक है, अगर आप लिखते हो मान लो, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं, BeCl2 की लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, बट चूंकि वो आयनिक कंपाउंड ही नहीं, इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं। ठीक है, ओके ओके। तो पहले आप फिफ्थ पे आओ, फिफ्थ और सिक्स। हाँ भाई, चार्ज की बात करते हैं। +1 -1 +2 -1 +3 -1। अब तुम ये देखो सर, यहाँ पर क्लोरीन 1 है या 2 है या 3 है, या तो -3 हो जाएगा या -2 हो जाएगा। नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड किया। बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस दिखा रखे हैं कि मैंने, दिख भी रहे कि नहीं? हाँ, यहां पर नंबर ऑफ आयंस का जिक्र भी है क्या? तो तुम्हारे चाहे यहां पर Cl -10 लगे हो, 10 Cl हो, तो मैं उस 10 Cl से कोई मतलब नहीं, तो मैं तो 1 पर चार्ज देखूं, तो ये +1 -1 की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? चार्ज बढ़ रहा है केटायन का, एनायन का तो बढ़ नहीं रहा। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि Q+ बढ़ रहा है, तो लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर, अगर आप रेडियस की बात करते ना, Na+, Mg+2 और Al+3, अगर आप इस कैटायन की रेडियस की बात करते, तो रेडियस भी कम हो रही है, रेडियस भी फेवर कर रही है। इधर जाने पर कैटायन की रेडियस डिक्रीज हो रही, तो वो भी तो फेवर कर रही है, वो भी तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ा रही है। बट आपने तो उसका जिक्र तक नहीं किया, उसको भी तो क्रेडिट दो। जब चार्ज आ गया, रेडियस फेडियस देखनी नहीं है। यहां से एक बात नोट कर लो, चार्ज इज डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, एक तरफ चार्ज बढ़ रहा है और एक तरफ रेडियाई भी बढ़ रही है। चार्ज का बढ़ना लैटिस एनर्जी को बढ़ा रहा है, और रेडियस का बढ़ना लैटिस एनर्जी को घटा रहा है। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज किसको फेवर कर रहा है। चार्ज अगर बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, भले ही साथ में रेडियस बढ़ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस वेडियस को नहीं देखना, तब किसको देखना? हमेशा चार्ज इज द डोमिनेंट फैक्टर ऑलवेज। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, अब यहां पर चार्ज +1 -1 +1 -2 +1 -3, केटायन तो सेम है, केटायन का चार्ज सेम है, तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? वो एनायन के चार्ज पर। तो चूंकि चार्ज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, तो इसलिए लैटिस एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज गौर करना, एनायन की रेडियस कंपेयर करोगे ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, एनायन की रेडियस कंपेयर करोगे तो ये है, इधर जाने पर एनायन की रेडियस भी बढ़ रही है। अब रेडियस का बढ़ना तो लैटिस एनर्जी के अगेंस्ट जाता है। मैंने बताया ना भाई, रेडियस अगर यहां पर एनायन की बढ़ रही है, तो लैटिस एनर्जी को घटाना चाहिए, लेकिन एनायन का चार्ज लैटिस एनर्जी को फेवर कर रहा है, तो आप किसको डोमिनेंट मानोगे? चार्ज को। चार्ज इज ऑलवेज डोमिनेंट फैक्टर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां ये इसके रेडियस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर। अब आप इस पर आ जाओ, +1 -1 +2 -2 +3 -3। रेडियस को देखना ही नहीं है कभी, चार्ज बदल रहा है, चार्ज बदल रहा है, जैसे तो चार्ज बढ़ेगा ये बढ़ेगी।
इधर जाने पर कैटायन की रेडियस भी बढ़ रही है, एनायन की रेडियस भी बढ़ रही है, तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, बस इतना, ठीक है, काफी आपका काम चल रहा है। और एक और चीज आप नोट डाल के लिखेंगे कि लैटिस एंथैल्पी जितना ज्यादा बढ़ती है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा बढ़ता है। हायर द लैटिस एंथैल्पी, स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड एंड हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपसे कई बार वो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी पूछ सकता है कि बताओ, लेट से आपका NaCl है, MgO है, CSI है। ठीक है, तो बताओ इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों में। तो तुम क्या करोगे, पहले चार्ज देखोगे, +1 -1 +2 -2 +1 -1। ज्यादा चार्ज किसके पास है, MgO के पास, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी MgO की। उसके बाद NaCl, छोटा कैटायन बड़ा कैटायन, चार्ज तो सेम है तो साइज देख लो, छोटा कैटायन बड़ा कैटायन, छोटा एनायन बड़ा एनायन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, NaCl पहले आएगा और CSI बाद में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। तुम जानते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो इसका इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि एडवांस में मेटलर्जी चैप्टर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वहां पढ़ोगे फर्नेंस के अंदर, फैक्ट्रीज में फर्नेंस होता है ना, जहां टेम्परेचर 2,000 केल्विन तक पहुंच जाता है, 2,500 केल्विन तक, तो उसके अंदर की दीवारें, अब आप कोई भी मेटेरियल लगा लो वहां, आप लोहा हुआ कुछ भी लगा लो उस फर्नेंस में, सब पिघाल देगा। वहां इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है, सब पिघला देता है। तो उसके अंदर किसकी लाइनिंग की जाती है, किसकी परत चढ़ाई जाती है उन फर्नेंस में, उन भट्टियों में, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इतना हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वहां उसका लेप कर देते हैं, लाइनिंग लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर तुम्हारे मन में आलतू फालतू ऐसे सवाल आ रहे हो कि सर 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 अगर ऐसे कर दो, NaI कर दो और CSS कर दो, अब बताओ सर, छोटा कैटायन बड़ा कैटायन, बड़ा एनायन छोटा एनायन, अब बताओ सर, क्या तुम इसको ऑब्वियसली इसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर ऐसे केस में वो आपसे ना क्वेश्चन पूछेगा और आपको थोड़ा फिर ऑप्शन में से आपको छाड़ना है। यहां पर आप इसमें क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह पर आपको डेटा पर रिलाई करना होता है, फैक्चुअल डिटेल आ जाती है, तो यहां पर आप ऐसे कॉन्फिडेंस से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और अगर कभी ऐसे ऑर्डर आ गए तो वो सिर्फ इन दोनों में नहीं आएंगे, 4-5 मिलके आएंगे, तो उनमें से आपको ऑप्शन डिलीट करते हुए पहुंचना है। तो ऐसे केसेस में आप क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, तो ऐसे उलझ जुलूं सवाल अपने दिमाग में ना बनाए। तो ये आपका लैटिस एंथैल्पी हुआ, आई होप चीजें क्लियर। ठीक है, थैंक यू। लिखो।